चलो, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मुझे लगता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला आपको समझा दिया था, और इरविंग विल्सन स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिखा दिया था। क्या क्या सिखाया था, तो 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, चलिए इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक वो लिखवाया था, निमोनिक्स लिखवाया था, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, सिखाया था। ये सब आता है। ठीक है, अब हमको आगे पढ़ना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब सेंट्रल मेटल लिखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, अच्छा लिगेंड क्या, स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। ठीक है, तो इसके तीसरा पॉइंट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तीसरा पॉइंट हो गया नोट, यहां तक हो चुका है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। तीसरा, इसके बाद एक पॉइंट लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। क्या, चिलेशन क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, अरे भैया रिंग फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, पढ़ा नहीं है क्या, चिलेटिंग कंपाउंड्स पढ़ाया था, जा करके नोट्स को पीछे खोल करके देख लीजिएगा। चिलेटिंग कंपाउंड्स पढ़ाया, तो क्या हो गया, रिंग फॉर्मेशन। अगली बात क्या है, तो कहेंगे कि नोट करिए, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर ये लिखा हुआ है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या लिखा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नोट करिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है, कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है, जैसे मान लो लिखा है ये एक रिएक्शन है, क्या है, ये मान लो एक रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं क्या करना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, नोट करिए पहले इतना। पहले इतनी बात नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आया था जो है प्रीवियस ईयर में, पुराने टाइम पे, मैं दिखा रहा हूँ, नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन आया था, ये जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिए हैं, 10 की पावर -3, 10 की पावर 7, 10 की पावर 3, 10 की पावर 0.3। ये 4 स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन ये था कि भैया इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा। हाँ, बी। किसका किसका आंसर है बी, एक बच्चा, आपका भी है, आपका भी है, बिल्कुल सही आंसर है बी। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू यही है, फॉर्मूला ही ये था। फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल वो होता है जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नोट कर लीजिए।
चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। इसमें से कौन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? तो पहला नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, सिस ट्रांस और चौथा वाला भी देगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। इसमें से कौन कौन देगा? कौन कौन देगा? तीसरा और चौथा। कह रहे वाह क्या एक्टिंग है। चलिए हेडिंग डालिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है? अच्छा यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। कैसा मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, और विच इज कंसीडर्ड बिटवीन मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक, arising purely from electrostatic interaction between metal ion and ligand। नोट करिए, पहले डेफिनेशन नोट करिए, कैसे सिखाते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम आगे की बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इस तरीके से इस साइन से डिनोट करते हैं, डेल्टा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना लेना। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो ऐसे लिख देंगे, और अगर ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो ऐसे लिख देंगे। ये पहली बात आपके काम की। दूसरी बात ये है कि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके लिए पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 6। कितनी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। अब मेरी बात को समझिए, ये मान लीजिए क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या है? डी जेड स्क्वायर। 4 5 जो है क्या है? कमरे हैं जिनको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की एनर्जी कम है। तो सबसे पहले देखिए इनको, यहाँ पर ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसकी टोटल एनर्जी हमने कितनी मान ली है? 10। कितनी मान ली है? 10। कितनी मान ली है? 10। अब चलिए अब बात करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। 10 कहिए या 1 कहिए, सबसे अच्छा तरीका है हम लोग 1 से 1 डिनोट करेंगे। 1 मान लीजिए, 1.0। क्या मान लीजिए? बहुत लेट कर दिए सर आप। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, इस वाले पे, इस वाले रूम में बैठ जाओ, चाहे यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो बाहर गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सच बता रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो डोसा वोसा भगवान दोपहर बना रहे हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स जो है 2 एनर्जी लेवल है। एक एनर्जी लेवल को कहते हैं T2G और दूसरे को क्या कहते हैं? EG। क्या क्या? T2G और EG। जो आपका T2G है किस कॉम्प्लेक्स में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। इसमें कौन है? DXY, DYZ, DZX। और DX2 Y2 और DZ2 कहाँ है? हाई एनर्जी। ये क्या है? लो एनर्जी। ये क्या है? हाई एनर्जी। पहले इतना बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। अच्छा चलिए मैं आपको एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, आपको अगर ध्यान हो तो। यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये बताया कि भैया ये जो है कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है? DX2 Y2 DZ2 DXY DXZ DYZ। ठीक है। अब इन्होंने एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इधर के वाले 2 कॉम्प्लेक्स को हायर एनर्जी बना दिया है। क्या बना दिया है? हायर एनर्जी। और मैंने क्या बनाया है? लास्ट वाले को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बाकी आखिरी के 2 कॉम्प्लेक्स को बना दिया ना हायर एनर्जी। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना किया है कि आगे के 2 कॉम्प्लेक्स को क्या ले लिया है? हायर एनर्जी। और इसको क्या ले लिया है? लोअर एनर्जी। जरा देखो ये यहाँ पर ऐसे इनको बनाना चाहिए था, हालांकि इन्होंने नहीं बनाया। तो यहाँ पर देखो भाई DXY DXZ DYZ लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो इन्होंने नहीं बनाया, इनको बनाना चाहिए था इस तरीके से DX2 Y2 DZ2, जबकि आपके सर ने बहुत जिम्मेदारी से बनाया है। ठीक है। हाँ, तो आप मेरी मेहनत को समझिए। अब यहाँ पर देखो लिखा है 3/5 जगह, वो देखो वो 10 DQ लिखा हुआ था 10। अब देखो 10 क्या है यहाँ पे? देखो ये 3/5,
अच्छा बताओ 3/5, 5 6 30 होता है, 5 6 30 होता है। मतलब आप लोग कभी डरिएगा मत, 3/5 लिखा हो या 0.6 लिखा हो, एक ही बात की नहीं। अब जरा यहाँ पर देखो 2/5 लिखा है, 2/5 5 चौक 20 होता है, 0.4 लिखना सही नहीं है क्या? तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर 0.6 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 0.4, ठीक है। और यहाँ साइन के साथ लिखा है, यहाँ ये प्लस 0.6 और ये माइनस 0.4 है। जरा आप एक बार लिखिए, अब जब इससे फॉर्मूला डेराइव होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ बेटा, किसको कुछ पूछना है? हाँ मैंने रीएडजस्ट कर दिया बेटा, डन। चलिए ठीक है, ये आज आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा मेरा सवाल ये है, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, डन। चलिए अब मेरी बात को समझिए, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, CFSeO लिख लेना, ये हमेशा याद रखना, हमेशा गलत हो जाएगा नहीं तो फॉर्मूला क्या है -0.4x। यहाँ पर x क्या बता रहा है, इन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्या क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। और दूसरा क्या है +0.6y, y क्या बता रहा है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई, T2G और EG समझ में आ गया, सारी चीजें समझ आ गई अच्छे से। एक क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो ऐसे कहाँ आएगा। सब नोट कर लिया, चलो। तो 0.6 को क्या और लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3/5। और ये क्या, मैथ का बच्चा है अरे क्या 2/5, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आ गया, आ गया। तो यही तो रीजन है, अच्छा एक बात बताइए, यही रीजन भी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाता है। अरे पहले वाले के बाद दूसरे, मतलब एनर्जी लेवल में, हाँ सबकी एनर्जी, तो पहले 3 की एनर्जी बिल्कुल बराबर, उसके बाद वाले की एनर्जी थोड़ी हाई, फिर जब दोबारा से पेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है D6, क्या लिखा है D6। अच्छा D6 में अगर मैंने मान लो क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या लिया है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर तुम देख लो तो यहाँ पर है K4FeCl का होल 6, तो यहाँ आयरन के ऊपर +2 कंडीशन, तो जरा इसका देखो तो ये आ जाएगा 3D6। मेहताब समझ में आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो पूछिएगा कौन। हाँ नया टॉपिक आएगा तो, लेकिन अब समझो इसे, यहाँ से समझो, जैसे ये है 3D6, क्या है 3D6, तो अगर और यहाँ पर क्या लगा हुआ है साइनाइड, साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है। तो देखो माता बच्चा खाली देखते रहो तुम, अच्छी बात है, कुछ तो आएगा 4s 4p और ये क्या है 3d। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 6 तो मतलब तुमको दिख गए। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, तो मैंने शुरू के जो 3 थे इनको क्या मान लिया है DXY DYZ और DZX, और ये वालों को क्या मानता हूं मैं हाई हाई EG कॉम्प्लेक्स में, मतलब DX² Y² और दूसरे को DZ²। तो इसके एक बार बताओ EG में कितने इलेक्ट्रॉन, तो Y की वैल्यू कितनी, फॉर्मूला क्या था 0.4 × 4, ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 कहाँ से आया दिखाते हैं, 1 2 3 और 4 दिख रहा है, तो x की वैल्यू 4 दिखी। अच्छा y की वैल्यू कितनी है 1 और 2, ये दिखा कि नहीं, 0.4 × 4 प्लस 0.6 × 2। जब तुमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया -0.4। सॉल्व कर लो, अरे देखो जरा देखो इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ।
पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ये देखो -1.6 आएगा और ये देखो +1.2 आएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो -0.4 नहीं बचेगा क्या? तो देखो जरा क्या लिखा है, -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, नोट करो। तो ये तय रहा कि हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगी और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। डन? क्या बात है शायद, लिखने में तो बहुत एक्सपर्ट हो। ये तो था जब आपने क्या लगाया था, वीक फील्ड लिखिंग। अब हम लगाने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखिंग। तो क्या बनेगा जरा कोई बताए? तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6 तो हो गया। क्या बताया था, कौन वाला जाके पेयरिंग करता था? यही वाला। जरा ये देखो ये क्या हो गया। तो कह रहे सावन सर ये तो कुछ इस तरीके का हो गया। कुछ समय के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो गया -0.4 इंटू 6 प्लस 0, 0.6 इंटू 0। तो आंसर आ क्या गया, 6 4 जा 24 -2.4। समझ में आ गया? नोट करिए। वो वाला भी नोट कर लेना, ऊपर वाला -2.4 डेल्टा नॉट। चलें आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा जल्दी से करिए, राइट अप बचा हुआ है चैप्टर का। हो गया या ये हो गया नोट? चलें आगे बढ़े। हेडिंग डालिए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चे ये देखो जरा, T2G कहाँ चला गया और EG वाला कहाँ आ गया? ये क्या बन गया? ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? तो कहेंगे सर 2/5 और ये क्या हो गया 3/5। NCERT का दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। कोई दिक्कत? मतलब T2G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ था और यहाँ कहाँ है? मतलब हाई एनर्जी यहाँ पे, वहाँ लो एनर्जी। समझ में आ गई बात? नोट करिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और ये एक फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ समझाना है क्या? बिल्कुल पीछे वाले की तरह है कि नहीं? हाँ, बस एनर्जी कॉम्प्लेक्स, एनर्जी लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे देखो एक रिलेशन है डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में। क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। केवल 2 ही पार्ट है, एक तो ये एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन करिए। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा प्रोसेस? मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। और इसमें देखो हम कितने बेनिफिशियल मेटल को निकाल रहे हैं, देख रहे हो? देख रहे हो क्या निकाल रहे हैं? सिल्वर, गोल्ड। कैसे निकाल रहे हैं? तो ये देखो सिल्वर का सल्फाइड है और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया? NaCN के साथ। तो हमको क्या देखने को मिला? एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिला। क्या? 2NaAgCN का होल ट्वाइस। बाकी चीजें वेस्ट, हमारा कॉम्प्लेक्स हमारे काम का हो गया। ये कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट हमने किसके साथ किया? जिंक के साथ। अच्छा, सिल्वर जो है यहाँ पे 2Na लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स पे जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हमने सिल्वर को किससे रिप्लेस कर दिया? जिंक से। किससे रिप्लेस कर दिया? जिंक से। तो यहाँ पर क्या आ गया? तो कहेंगे 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल, कितने?
मतलब ये समझो इस तरीके से, ये लिखा हुआ है 2 इंटू, और कॉम्प्लेक्स क्या है NaAgCl का होल ट्वाइस, यही है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हमने लिया है 2Na, हम इसको अगर यहाँ पे ट्रीट कर दें जिंक के साथ, और जिंक इसकी जगह, जिंक इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे सर यहाँ जब कॉम्प्लेक्स बनेगा जिंक तो यहाँ पर 2 चाहिए होगा, तो एक सिल्वर होने पे 2 साइनाइड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक Na की जगह क्या लिखेंगे Na2, तो हमारा सिल्वर बाहर आ गया। हाँ, यहाँ पर क्या, कौन सा आयन चेंज हुआ है, कैटायन है, क्या कैटायन, ठीक है। तो कैटायन हमारा निकल गया बाहर, और क्या हमको प्योर सिल्वर मिल गया कि नहीं, हाँ या ना। अरे इसमें कुछ और आया क्या, तो जब कुछ नहीं आया तो प्योर है कि इम्प्योर, तो ये देखो यहाँ मेटलर्जी लिखा है। मेटलर्जी का क्या मतलब होता है कि भैया किसी भी ओर से मेटल को निकालना, क्या निकालना। अब हम लोग के सिलेबस से ये चैप्टर हट गया है, वरना बहुत फेमस चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, नोट करिए, समझ में आ गया। अगला प्रोसेस है मॉन्ड्स प्रोसेस, ये भी मेटलर्जी का ही पार्ट है। देखो यहाँ पर हमने इम्प्योर निकेल को किससे ट्रीट किया, 4 मोल ऑफ कार्बोनिल से, और यहाँ पर क्या बना है NiCO4, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और जैसे ही हमने इसको हीट किया, ये बहुत ही ज़्यादा हीट स्टेबल नहीं होता, जैसे इसको हीट किया ये कार्बोनिल निकल गया और क्या बन गया, प्योर निकेल। क्या बन गया, प्योर निकेल। अब मुझसे कोई लोग कुछ पूछ सकते हो, सर इम्प्योर निकेल का क्या मतलब है, मतलब निकेल का और था, क्या था, और था, इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, तो इसमें सिर्फ निकेल और कार्बोनिल मिलकर के क्या बनाए, एक कॉम्प्लेक्स। अब फिर उसको हीट कर दिया तो कार्बोनिल निकल गया, तो बचा क्या, हो गया। चलिए जल्दी नोट करिए, किसका रह गया था, प्योर निकेल हो गया। अरे आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ, आगे बढ़ो। हेडिंग डालिए, कहाँ पर यूज करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। कहाँ पर यूज करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो हमने क्या किया, FeCl3 का ट्रीटमेंट किया, K4FeCl6। अरे यार ये तो बहुत बहुत खास चीज है, एक चीज बनी प्रूशियन ब्लू। क्या बनी, प्रूशियन ब्लू। जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिखिए Fe4FeCl का होल 6 का होल 3, जिसको क्या कहेंगे, प्रूशियन ब्लू, ठीक है। अब बहुत लिखा है, एक बात लिखा है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल हम लोग किसकी तरह करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। जैसे एक एग्जांपल है जिगलर मेटा कैटलिस्ट, जिगलर मेटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, रिएक्शन में। तो जिगलर मेटा कैटलिस्ट क्या है, TiCl4 प्लस C2H5, TiCl4 प्लस, ये ठीक है, नोट कर लीजिए, ये है आपका जिगलर नेटा कैटलिस्ट। और इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कहाँ पे, आप लोग ने सुना है HDP, LDP, हाई डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर, एथाइलिन, बहुत सारे एथाइलिन मिलकर के पॉलीएथीन बनाती है। पॉलीथीन 2 तरीके की होती है, एक HDP एक LDP। कहाँ पे पढ़ते थे, एक चैप्टर हुआ करता था पॉलीमर, कहाँ, पॉलीमर, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर था, नोट करिए। आगे बढ़ जाए, नोट करिए। शायद खाली नोट्स ही बनती है, क्वेश्चन भी होता है। पहले सर एग्जाम बाद, अभी नहीं, अभी मत पूछिए कुछ, अब मैं जो बताऊंगी एग्जाम बाद बताऊंगी। चले आगे बढ़े, सर इस बार सारी नोट्स अलग अलग रहेगी। चलिए पढ़े, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता वो 1 मिनट का आता, और आप कह रहे हैं कि अभी 2-3 मिनट हो गया। एग्जाम में क्या करते हैं, चलो आगे बढ़े, डन।
चलो नोट करो, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, यहाँ पर ऐसे लिखो PH और P, रोडियम क्लोराइड। और इसका कहाँ पे यूज करते हैं? होमोजेनस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन में हम इसका यूज कर। इसकी कोई आईपीएसी बता सकता है क्या है, ये क्या है? तो कहेंगे सर ट्राइफेनाइल, और ये फॉस्फोरस है, फॉस्फेट, और ये क्या है? कहेंगे रोडियम, क्या है? रोडियम और क्लोराइड। इसको नहीं आता लिखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो लिखिए कंपाउंड इन विच ए मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन बाय सिग्मा और पाई बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल और कार्बन के बीच में चाहे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है चाहे पाई बॉन्ड। अच्छा बिना सिग्मा बॉन्ड के क्या पाई बॉन्ड होगा क्या? नहीं होगा, मतलब पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होगा। चलिए अब सबसे पहला शुरू होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? या फिर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्डेड मेटल कार्बोनिल, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, और इसका एग्जांपल क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या RLi के बीच में, अच्छा Li क्या है? मेटल, और R क्या है? कोई हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन ही तो लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन सा एग्जांपल है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पर एक एग्जांपल है फेरोसीन का। किसका एग्जांपल है? फेरोसीन का। इसका आप चाहो इस तरीके से लिख सकते हैं Fe+2 ठीक है, और एक है जीजल सॉल्ट। ये सब खाली लिखना है, इसके बहुत एग्जांपल एग्जाम में कभी आएंगे ही नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ इतना आता है। ठीक है, नोट करिए जीजल सॉल्ट। ओके, इसके बाद बस एक और बचा है सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और एक छोटा सा पार्ट है पाई एसिड लिगेंड। देखो पाई एसिड लिगेंड का होता क्या है कि जो मेटल कार्बोनिल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? कार्बोनिल का जो कार्बन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? मेटल के साथ। फिर मेटल अपने लोन पेयर के साथ को किसको देता है? कार्बन को वापस, और क्या बन जाता है? तो कहेंगे सर पाई बॉन्ड। तो इसी को कहते हैं ऐसे। अब जो कॉम्प्लेक्स बना तो क्या कहेंगे? पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, और जनरली यहाँ पर हम कार्बोनिल और नाइट्रो का यूज करते हैं लिगेंड। हो गया? हाँ या ना? सबका हो गया? चलिए जो बच्चे नए हैं उनको कल से जो है एक पूरा नया चैप्टर मिलेगा डेडिकेटेड। आगे बढ़े क्या? अरे बेटा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? और मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। बस यही बात लिखी हुई है। ये दो ही एग्जांपल है, एक फेरोसीन है और एक जीजल सॉल्ट है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना एग्जांपल ही आपके लिए दिया है, और इसके बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा पूरा।
लिखिए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो जरा जो तुम पूछ रहे थे, ये देखो पहले कार्बन मेटल के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, या आप इसे कहेंगे ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो मेटल के पास लोन पेयर होते हैं वो किस कार्बन के साथ क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं पाई एसिड लिगेंड। यहाँ पर लिखो पाई बॉन्ड बनाए, तो पहले ये स्ट्रक्चर बना लो तो फिर मैं आगे सिखाता हूँ। ठीक है, तो सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो क्रोमियम को छोड़ के जितने भी मेटल होते हैं, क्या क्रोमियम को छोड़ करके जितने भी मेटल होते हैं वो सब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेकिन तभी डायग्राम दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। चले आगे बढ़े, ठीक है, हो गया। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पे लिख लो, एग्जाम्पल लिखो उसका, जो अभी तुम सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिखे हो उसका एग्जाम्पल लिखो NiCO का होल 4। दूसरा एग्जाम्पल लिखो FeCO का होल 5, ऐसे बनाते जाओ। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, देखो यहाँ पर लिखा है CO और यहाँ पर लिखो CO कार्बोनिल का होल 4। अभी लिखो तो सिखा रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो CR ऐसे लिखो CrCO का होल 6। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हो MnCO का होल 5। देखो एक चीज देखने को मिली, कि ये क्या लिखा हुआ है, CO का होल 4। क्या लिखा है, CO और CO का होल 4। और इसने क्या बना लिया, पॉलीमराइज कर दिया और ये बना लिया कुछ इस तरीके से CO का होल ट्वाइस CO का, इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे तो यहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है। हाँ, तो हमने क्या सीखा, कि क्रोमियम को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, क्रोमियम को छोड़ करके जितने भी मेटल हैं सब क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पहले इतनी बात लिखिए, ये बना लीजिए, ये सारा पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, सिर्फ इतना लिखिएगा। और ये आप चाहिए तो डायग्राम बना लीजिए, ये आपके काम में आएगा। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में। आगे बढ़ जाएं, तो लिखिए, हो गया, ये वाला लिखिए एक्सेप्ट क्रोमियम। क्या लिखिए, एक्सेप्ट क्रोमियम ऑल अदर मेटल मेक दियर, यहाँ कहाँ लिखवा दे, यहाँ लिखवा दे, लिखिए एक्सेप्ट क्रोमियम ऑल अदर मेटल मेक, क्या, एक्सेप्ट क्रोमियम ऑल अदर मेटल मेक दियर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, CO का होल 4 ऐसा लिखा था ना, ये क्या बनाएगा, CO का होल ट्वाइस CO का 4। इसी तरीके से MnCO का होल 5, ये क्या बना लिया, Mn2CO का लोकल। ठीक है,
ठीक है, सर ये कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है? कार्बोनिल NyL। तो ये कैसे लिगेंड है, तो कहेंगे सर कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड। कैसे लिगेंड है बेटा, पाई एसिड लिगेंड, मतलब सेंट्रल मेटल के साथ ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे, पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, तो इसी के जस्ट बाद में आपको कहीं पे जगह मिले, कहीं जगह मिले, यही लिख देना क्या, द एंड। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।